हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कॉमनली कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो इसके लिए आपको समझना होगा कार्बन को। कार्बन, तो कार्बन इज एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव मीन्स ऐसा आइसोटोप जो स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करता है और इसका डिग्रेडेशन होता रहता है, मीन्स इसकी अमाउंट डिक्रीज होती रहती है ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। सेकेंड इज कार्बन 12। दिस इज मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन, मोस्ट एबंडेंट मीन्स ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है। कार्बन का मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है कार्बन 12। एक चीज़ आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि जब भी हमको कार्बन कहा जाएगा, हमसे कार्बन किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा, तो हम समझेंगे कार्बन 12 की बात की जा रही है। कार्बन मीन्स कार्बन 12। अगर आपको कार्बन 13 या कार्बन 14 के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें स्पेशलाइज्ड करके डिस्कस किया जाएगा कि यू हैव टू डिस्क्राइब कार्बन 13 और कार्बन 14। अगर 13, 14 या कुछ भी स्पेशलाइज नहीं बताया गया है तो आप समझेंगे कि आपसे कार्बन 12 के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आइसोटोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। सेकेंड सेल इज बैलेंस सेल। सेकेंड सेल ऑफ कार्बन इज बैलेंस सेल और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में देखिए, ग्राउंड स्टेट मीन्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 2p ऑर्बिटल्स। नाउ इस स्टेट में कार्बन सिर्फ इन्हीं दोनों की शेयरिंग कर सकता है, इसलिए कार्बन जब बॉन्ड बनाना होता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आता है और ये एग्जिस्ट करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्म में। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसी स्टेट में कार्बन कंबाइन करता है और इसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 इन दिस स्टेट ओनली। इस स्टेट में 2 हो जाएगी और कार्बन 2 वैलेंसी शो नहीं करता, ये ओनली 4 वैलेंसी शो करता है क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कंबाइन करता है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन का एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे हम कि कार्बन का सेकेंड सेल बैलेंस सेल है एंड ऑल ऑफ वी आर नोइंग दैट इन द सेकेंड सेल d ऑर्बिटल इज एब्सेंट। d ऑर्बिटल थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, सेकेंड सेल में d ऑर्बिटल होता नहीं है। दिस मीन्स इसका बैलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि सेकेंड सेल में यही 4 ऑर्बिटल ही अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल कितने अवेलेबल हैं? 4।
तो 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखिए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स मीन्स होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन विच दे एग्जिस्ट इन द नेचर। एलिमेंट नेचर में अगर मोर देन वन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, जिस फॉर्म में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उस डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रॉप ऑफ दैट एलिमेंट। तो आप इसको सिंपल वे में कह सकते हो, दीज आर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ elements, sorry, this is elements in which they exist in nature, they exist in nature मीन्स एलिमेंट के वो फिजिकल फॉर्म जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसी फिजिकल फॉर्म्स को कहते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। देखिए कार्बन के दो तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप मीन्स जिसमें कार्बन एटम एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, रेगुलर पैटर्न means crystalline allotrop is the allotrop of carbon in which carbon atom exist in a regular pattern, not in regular pattern, not in regular pattern means कार्बन का वो एलोट्रॉप जिसमें कार्बन के अरेंज होने का कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं होता है, ये रेंडमली अरेंज है। तो इस तरह के एलोट्रॉप को हम कहते हैं एमार्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो दिस इज एमार्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन के जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन and one more allotrop is graphene. एमार्फस एलोट्रॉप में जितने भी चारकोल आप जानते हो, ऑल आर एमार्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जैसे चारकोल में कौन से चारकोल आएंगे, देखिए वुड चारकोल मीन्स वुड से ऑब्टेन किया गया कार्बन जो होता है उसी को हम कहते हैं वुड चारकोल। ऐसे ही देखो शुगर चारकोल, शुगर से अगर कार्बन निकालते हो तो उसे कहते हैं शुगर चारकोल। बोन से निकालते हैं तो बोन चारकोल या फिर एनिमल चारकोल या लैम्प ब्लैक। These are amorphous allotrop of carbon। इसमें आप कोल को भी रख सकते हैं, कोल इज आल्सो amorphous allotrop of carbon, बट कोल हमेशा 100% कार्बन नहीं होता है। आप लोग कोल पढ़े होंगे क्लास 10th में, कोल डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट होती है। तो आप लोग डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन पढ़ चुके हैं। ग्रेफीन्स अभी रिसेंटली डिस्कवर एलोट्रॉप है कार्बन का। तो दीज आर ऑल अबाउट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन के कुछ कंपाउंड होते हैं जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स, पहले इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक थ्योरी देते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी मीन्स एक हाइपोथेटिकल थ्योरी था जिसको बर्जेलियस ने दिया था, एक केमिस्ट थे बर्जेलियस। उन्होंने कहा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
for the synthesis of organic compound, a mysterious force is required. A mysterious force means ऐसा फोर्स जिसको हम जानते भी नहीं है. A mysterious force is required which is found in the living things and known as vital force. In absence of this force, we can't prepare organic compound in the laboratory. वर्जिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये मिस्टीरियस फोर्स लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है और इसको कहते हैं वाइटल फोर्स. इस वाइटल फोर्स के एब्सेंस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस जब भी होगा तो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होगा, लिविंग सेल के अंदर होगा, क्योंकि उसके अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी है जिसे वाइटल फोर्स कह रहे हैं और इस एनर्जी के एब्सेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते. ऐसा बर्जिलियस ने कहा था. इस थ्योरी के पीछे कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था. ये हाइपोथेटिकली ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे प्रेडिक्ट किया गया था. एक्चुअल में जब इन्होंने थ्योरी दिया उस समय तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ओरिजिन से प्रिपेयर नहीं किया जा सका था. मीन्स ऐसा कोई नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था जिसको नॉन लिविंग ओरिजिन से बनाया गया हो. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय नॉन थे वो सब कहीं ना कहीं लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन किए गए थे. इसलिए इन्होंने अपना थ्योरी दिया, कहा कि वी कांट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड आउटसाइड ऑफ लिविंग थिंग्स because for the preparation of organic compound a mysterious force is required which is known as vital force, and this force is found in living things only. But फ्रेंडलिच होलर ने यूरिया का सिंथेसिस किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट. इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया और इससे यूरिया का सिंथेसिस हो गया. NH2 CO NH2, दिस इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया एंड दिस इज अमोनियम साइनेट. तो फ्रेंडलिच होलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया. अमोनियम साइनेट नॉन लिविंग ओरिजिन का कंपाउंड है, यानी कि दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और जो यूरिया बनाया इन्होंने ये लिविंग ओरिजिन का कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, यूरिया जो है ये जब बहुत सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जिनमें नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में निकलते हैं और ये यूरिया लिविंग थिंग्स के अंदर बनता है. और इसका जो प्रॉपर्टी है, जब इन्होंने आर्टिफिशियल यूरिया बनाया तो बिल्कुल आइडेंटिकल थे. ये आर्टिफिशियल यूरिया नेचुरल यूरिया से बिल्कुल मैच करता. आप एक बात समझ लीजिए कि फ्रेंडलिच होलर ने यूरिया का डिस्कवरी नहीं किया, इन्होंने यूरिया का सिंथेसिस किया, क्योंकि इसके पहले जो यूरिया नोन था वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनता था, लिविंग सिस्टम के बाहर यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होता था. फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सिस्टम से बाहर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में यूरिया का सिंथेसिस किया, इसलिए इनको जाना जाता है. ये यूरिया के डिस्कवर नहीं है, ये यूरिया के आर्टिफिशियल सिंथेसिस किए थे. ओके, तो जो यूरिया इन्होंने सिंथेसिस किया, इस यूरिया की प्रॉपर्टी को बायोलॉजिकल यूरिया से मैच किया गया तो देखा गया बिल्कुल आइडेंटिकल है. तो इसके बेसिस पे ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई. वाइटल फोर्स थ्योरी में एक आ गया था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग सिस्टम से बाहर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंडलिच होलर ने क्या किया, इन्होंने इस यूरिया का सिंथेसिस लिविंग सिस्टम से बाहर किया, वो भी बिना किसी मिस्टीरियस एनर्जी के. तो इससे मिस्टीरियस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया. इसके बाद और भी कंपाउंड डिस्कवर हुए जिनका सिंथेसिस हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कर सकते थे. बहुत सारे कंपाउंड किए भी गए. तो ये थ्योरी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई. अब देखिए, जब वाइटल फोर्स थ्योरी वैलिड था तो हम कहते थे कंपाउंड ऑफ लिविंग ओरिजिन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपाउंड ऑफ लिविंग ओरिजिन.
कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ओरिजिन। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनता है उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। आप कह सकते हो एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिविंग ओरिजिन के जो कंपाउंड थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था, और उन्हीं के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। लेकिन फ्रेंडलिच होलर ने इस पूरे डेफिनेशन को गलत साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसी बात ही नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं लैब में, यानी कि वो जर्नी की लिविंग ओरिजिन का कंपाउंड हो, नॉन लिविंग ओरिजिन से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन फेल हो गया। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपाउंड ऑफ लिविंग ओरिजिन कहा जाता था, उसी के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को ही कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन चेंज हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग ओरिजिन से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। देन अब कहा गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, carbon and its compound are known as organic compound and their study is organic chemistry। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो डेफिनेशन है ये, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, जैसे CaCO3, NaHCO3, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल साइनेट NaCNO, मेटल साइनेट, ऑल आर इनऑर्गेनिक, जबकि इसमें कार्बन है। तो देखिए ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इनको हम इनऑर्गेनिक के कैटेगरी में रखते हैं, ये इनऑर्गेनिक है। इवन CO2 इज आल्सो इनऑर्गेनिक। तो ये जो एक्सेप्शंस है ये आप जितना लिखे हम बोर्ड पे इतना मत समझिए बेटा। ये जो मेटल्स है ना, यहाँ पे कोई भी मेटल आयन हो सकता है, यहाँ कोई भी मेटल आयन हो सकता है, यहाँ कोई भी मेटल आयन हो सकता है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड है जो इस डेफिनेशन को ओबे नहीं करते हैं। ये कार्बन के कंपाउंड है लेकिन इनऑर्गेनिक है। देन फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे किसे? तब ये कहा गया कोवेलेंट एंड कंबेंसिबल compound of carbon are called organic compound and their study is organic chemistry। This definition is okay। ये definition अभी भी सही है। अब देखते हैं हम जितने भी कार्बन के कोवेलेंट और कंबेंसिबल कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो कार्बन, या फिर इनके डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आइदर हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देखिए अभी जो डेफिनेशन वैलिड है जिसको हम मानते हैं वो यही डेफिनेशन है, कोवेलेंट एंड कंबेंसिबल कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर स्टडी इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो और वो बर्न होता हो, उसी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उन कंपाउंड्स के स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इधर देखिए जितने भी ऐसे कंपाउंड है, कैसे कोवेलेंट एंड कंबेंसिबल कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये सब या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। जैसे क्लास 10th में पढ़े आप लोग एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन
डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जैसे ACH4 एक हाइड्रोकार्बन है, CH4 इज हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हम कोई दूसरा ग्रुप रखते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मीन्स कोई भी ऐसा कंपाउंड जो डेराइव किया गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय एनी अदर एटम और ग्रुप। द कंपाउंड विच इज डेराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय अनदर ग्रुप और एटम आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गए। तो आप ओवरऑल देखो, इसको भी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दिस इज आल्सो ओके। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इसमें कार्बन का इतना रोल क्यों है। क्योंकि जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हो सकता है उसमें हाइड्रोजन ना हो, हम सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एटम से, लेकिन कार्बन तो जरूर होगा उसमें, दिस इज मस्ट। इसलिए कार्बन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब देखिए, क्योंकि ये कार्बन का ही कंपाउंड है, नेक्स्ट देखना हमको कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको हम केमिस्ट्री के सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों स्टडी करते हैं। जैसे किसी भी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड का स्टडी इस तरह से एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में नहीं होता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन का स्टडी केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में होता है। व्हाई, इसका रीजन क्या है, यही हमको अब डिस्कस करना है।